جی السلام علیکم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च इन साइकोलॉजी। और इसके अंदर कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि एक क्वांटिटेटिव रिसर्चर के लिए रिसर्च करने में मददगार होते हैं, और उनके बगैर शायद क्वांटिटेटिव रिसर्च करना आसान नहीं है। बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स का जानना क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, इसका पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा एक सिंपल से क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ साइंस और साइंटिफिक रिसर्च। क्योंकि जब भी कोई हम काम करते हैं, ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उस काम के मकसद को पहले समझें। जब उस किसी भी किस्म का प्रोसेस हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो किसी और किस्म का काम हो, अगर उसके मकसद को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर उस काम को कंप्लीट करने में, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में आपके लिए आसानी पैदा होती है। तो बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के दो मकासद हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे नज़दीक, मेरे ओपिनियन में दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि साइंटिफिक रिसर्च, आसान अल्फाजों में साइंटिफिक रिसर्च लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। ख़ास तौर पे साइकोलॉजी के तनाजुर में, साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में या मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में साइंटिफिक रिसर्च इस वजह से की जाती है कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर बेहतरी लाई जा सके। जैसे आज से 20 साल पहले बहुत सारी ऐसी नफ्सियाती बीमारियां थी, साइकोलॉजिकल इलनेस थी, जिनके बारे में लोगों को आगाही नहीं थी। जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्रेस किया तो उन बीमारियों के बारे में लोगों को आगाही आना शुरू हुई। इसी तरह से आज से बहुत कुछ अर्सा पहले बहुत सारी बीमारियों के इलाज मौजूद नहीं थे, साइकेट्रिक इलनेस के या साइकोलॉजिकल इलनेस के। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाज इन साइकेट्रिक इलनेस या इन साइकोलॉजिकल इलनेस के जो ट्रीटमेंट हैं, जो इंटरवेंशन हैं, वो उनकी मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके सामने मिसालें रखी, ये क्या हैं? ये लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाती हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करती हैं। इसके साथ दूसरा रिसर्च पर्पज़ ये है कि साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए इंसान या रिसर्चर अपने नॉलेज को एक्सपैंड करता है, अपने नॉलेज को बढ़ाता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में रिसर्चर को या इंसानों को पहले आगाही नहीं थी, इसी साइंटिफिक रिसर्च की बदौलत आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोगों को आगाही और अवेयरनेस है। जैसे मैंने इसकी मिसाल आपको पहले भी दी। तो ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं इससे जो बहुत बुनियादी क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट साइंस हैज फुलफिल्ड इट्स पर्पस विच यू पीपल हैव आइडेंटिफाइड प्रीवियसली। यानी मैंने जो मुख्तलिफ पर्पसेस बताए या आप लोगों ने कुछ पर्पस आइडेंटिफाई किया, क्या आपको लगता है कि साइंस ने वो पर्पस फुलफिल किए हैं? ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आज से 20 साल या 30 साल पहले क्या जो ख़ास तौर पे, क्योंकि रिसर्च साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में है, तो क्या नफ्सियाती बीमारियों की जो शरह थी, जो प्रिवेलेंस थी, आज से 20 साल पहले और आज के दिन में क्या उसकी प्रिवेलेंस में कमी आई है या नहीं आई है? क्या आज साइंस ने इंसान को, ख़ास तौर पे नफ्सियात के तनाजुर में, साइकोलॉजी के तनाजुर में, क्या साइंस मददगार साबित हुई है कि नहीं हुई है? तो इसके अब बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। कुछ लोग इससे एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं, और उनकी अपनी अपनी वजूहात हो सकती हैं।
लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए या किसी भी चीज़ की आगाही हासिल करने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को समझ लिया जाए, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि उस चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस भी किया जाए, उस चीज़ का जायज़ा भी लिया जाए कि वो किस हद तक अपने मकासद को पूरा कर सकी है और किस हद तक वो अपने मकासद को पूरा करने में कामयाब नहीं है। इसका बेहतरीन जवाब ये है कि यकीनी तौर पे साइंटिफिक नॉलेज ने इंसान की बेहतरी के लिए बहुत सारे इकदाम किए हैं जो कि मुफीद भी साबित हुए हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च एक फ्रीज्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वक्त के साथ साथ प्रोग्रेस करता रहता है। अगर किसी जग कहीं किन्हीं किसी जगहों पे अगर साइंटिफिक रिसर्च की बदौलत कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, तो साइंसदानों का ये कहना है या बाद साइंसदानों का ये मानना है कि आने वाले वक्तों में वो चीज़ें, उन चीज़ों को रिसर्च के ज़रिए जान लेने के बाद उन चीज़ों में यकीनी तौर पे बेहतरी आ सकती है। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये सिर्फ समझ लेना साइंस को काफ़ी नहीं है, बल्कि इस चीज़ को क्रिटिकली एवेल्युएट भी करना कि क्या साइंस अपने तमाम मकासद में पूरी हुई है या नहीं हुई है, ये भी एक रिसर्चर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और एक आखिरी क्वेश्चन, why scientific research has led to contemporary development which never become possible throughout human history। आज से पहले भी बहुत सारी तहकीक होती थी, लोग लिखते थे, जैसा कि आप हिस्ट्री के में पढ़ते हैं कि जो यूनानी जो इल्म था उसके उसके तहत भी बहुत सारे लोगों ने मज़ामीन लिखे, एरिस्टोटल को जैसे आप जानते हैं। उसके बाद आप एक इस्लामिक एरा भी देखते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने तहकीक की और इल्मी मैदान में जो है वो अपनी लिखाई के ज़रिए लोगों को मुतासिर किया। लेकिन आज जो हम तरक्की या प्रोग्रेस देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ऐसी तरक्की या प्रोग्रेस उन एराज में नहीं हो सकी, उन वक्तों में नहीं हो सकी जो आज के दौर में देखते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कार्स, उसके बाद इतना अच्छा जो है वो ख़ास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हेल्थ सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। क्या वजूहात हैं? इसकी बुनियादी वजह ये है कि हर इल्म के अंदर कुछ छुपी हुई एजम्पशंस होती हैं, कुछ छुपी हुई फिलोसफिकल पोजीशंस होती हैं, और वो पोजीशंस डिटरमिन करती हैं, वो फलसफी मरफूज़े तय करते हैं कि इस नॉलेज के ज़रिए क्या चीज़ें हासिल होंगी और क्या चीज़ें हासिल नहीं होंगी, क्या तरक्की, किस किस्म की तरक्की हासिल होगी और किस किस्म की तरक्की हासिल नहीं होगी। तो साइंस इस वजह से ख़ास तौर पे मादी तरक्की, मटेरियलिस्टिक जो डेवलपमेंट है उसमें आगे बढ़ गई, क्योंकि साइंस का जो बुनियादी फोकस होता है वो मुशाहिदे और तजर्बात की बेसिस पे होता है। इससे पहले ज़्यादातर जो इल्मी तहरीकें थी या जो इल्मी तरीक़ाकार था चीज़ों की तहकीक करने का, चीज़ों की तह तक पहुँचने का, वो ज़्यादातर मुशाहिदे या तजर्बात पे इन्हिसार नहीं करता था। वो ज़्यादातर या तो रिलीजियस, जिसे आप थीज़म कहते हैं, नॉलेज के ऊपर बेस करता था, स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर बेस करता था, या अक्ली दलाइल के ऊपर बेस करता था। अब इसका हरगिज मतलब नहीं है कि साइंसी जो इल्म है या जो साइंसी बुनियादें हैं या जो साइंस ने तरक्की की है वो बाकी अलूम के ऊपर, जैसा कि रिलीजियस नॉलेज है या स्पिरिचुअल नॉलेज है या फ़िलॉसफी है, अक्ली दलाइल जिन्हें बोलते हैं, वो साइंस
पर किसी किस्म की, या साइंस उन पर किसी किस्म की बरतरी रखता है। ये देखने वाले या सोचने वाले के ऊपर इन्हिसार करता है कि वो कैसे इन चीज़ों के अंदर इन चीज़ों को इवेलुएट करता है, और कैसे ये समझता है कि ये साइंस दूसरे अलूम के ऊपर या दूसरे अलूम साइंस के ऊपर फोकियत रखते हैं। लिहाजा इस बहस पे जाने से बेहतर है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए कि वो साइंस के अंदर वो क्या ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने जो आज तरक्की का बायस बने। मैंने बताया दो ऐसे एलिमेंट थे जिसे आप मुशाहिदा कहते हैं और आप तजर्बात कहते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर साइंस मुनसर करती है, और पिछले अलूम या पिछला इल्म या नॉलेज हासिल करने का तरीका कार इन चीज़ों के ऊपर इतना फोकस नहीं करते थे। लिहाजा ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि साइंस जो नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट करती है, जो साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए, साइंसी तहकीक के ज़रिए इल्म हासिल किया जाता है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साइंस इस वजह से अपनी मुनफरिद हैसियत नहीं रखती कि वो क्या इल्म जनरेट करती है। वो इस बेसिस के ऊपर अपनी मुनफरिद हैसियत रखती है कि किस तरीका कार के ज़रिए ये इल्म हासिल किया जाता है। वो तरीका कार मुख्तलिफ है इल्म हासिल करने का साइंस में बाकी अलूम की निस्बत। So it is important to get result from the experiment or scientific research, but it is most important is the process through which you get those results. वो तरीका कार, वो प्रोसेस जिसके जरिए साइंस एक सवाल का जवाब देती है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और वो तमाम साइंसी अलूम के अंदर सेंट्रल पोजीशन रखता है। तो इसका मतलब है साइंटिफिक मेथड एक रोड मैप है, एक प्रोसेस है, एक तरीका कार है साइंटिफिक नॉलेज हासिल करने का। मैंने पहले भी बताया साइंटिफिक नॉलेज, द आंसर वी गेट, नॉलेज क्या है जो हमें तहकीक के बाद एक आंसर पता लगता है, इज ऑफ इम्पोर्टेंस। जाहिरी बात है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट इम्पोर्टेंट प्राइमरी इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है? हाउ यू फाइंड द आंसर। मैंने पहले भी बताया कि पिछले अलूम मुख्तलिफ फलसफी बुनियादों पे कायम थे, उनका तरीका कार किसी आंसर को हासिल करने का मुख्तलिफ था एज कंपेयर टू साइंस। इसीलिए आज जो डेवलपमेंट हम देखते हैं वो डेवलपमेंट पिछले अदवार में नहीं देखी गई। साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड है अ मीन्स, एक तरीका कार, एक रास्ता टू गेन नॉलेज, जिसके जरिए नॉलेज हासिल किया जाता है। एंड इट रेफर्स टू द वेज इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ना सिर्फ इसमें ये इस चीज का तरीके का तायन होता है कि कैसे आंसर ढूंढे जाते हैं, बल्कि इस साइंस में इस चीज का भी तायन होता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस, साइंटिफिक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ एंड द लॉजिक एंड मेथड यूज टू गेन आंसर्स, और वो क्या तरीकेकार है जिसके जरिए आंसर हासिल किए जाते हैं। तो साइंस में कोई भी क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका कार है, ये भी साइंस डायरेक्ट करेगी, और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का क्या तरीका कार है वो भी साइंस ही डायरेक्ट करेगी। साइंटिफिक मेथड की अपनी वैल्यूज, इकदार और मरफूजे हैं, एजम्पशंस हैं, विच इन्फॉर्म द प्रोसेस ऑफ गेटिंग आंसर टू द क्वेश्चन। मैंने पहले बताया, इसके बारे में गुफ्तगू पहले की, दोबारा बताता हूँ कि
हर इल्म की अपनी वैल्यूज, इकदार और एजम्पशंस होती हैं जिनके ज़रिए वो किसी प्रोसेस का तयन करते हैं जिसके ज़रिए एक आंसर ढूंढा जा सके। मिसाल लेते हैं कि रिलीजन में अगर हम इस्लाम का की बात करें तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आप कुरान और हदीस देखेंगे, जैसे हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स देखते हैं। लेकिन अगर कोई साइंसदान किसी सवाल का जवाब ढूंढेगा तो वो तहकीक करेगा, एक किसी जिस तहकीक के तरीक़ाकार को साइंस ने तयन किया होगा, साइंस ने डिस्क्राइब किया होगा, और वो तहकीक मुशाहिदे की बेसिस के ऊपर होगी, ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर होगी। तो दो तरीक़ेकार, जब आप तरीक़ेकार मुख्तलिफ लेंगे, जब आप मेथड्स मुख्तलिफ लेंगे तो आंसर भी मुख्तलिफ निकलेगा। एक मिसाल लेते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी से। अगर आप, बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स को मैंने सुना कि इंसान के लिए ज़िंदगी में चाहे वो नफ्सियाती मुश्किलात हों, चाहे वो माली मुश्किलात हों, वो तब आती हैं जब इंसान अल्लाह के बताए हुए दीन के रास्ते से हटता है। ये एक कॉमन सेइंग है। और ये आंसर कहाँ से निकाला गया है? ये आंसर निकाला गया है कुरान और हदीस से, कि जब उस बंदे की ईमानी कैफियत नीचे जाती हैं तो वो उसके अंदर ज़हनी मसाइल आ सकते हैं। लेकिन जब आप तरीक़ेकार मुख्तलिफ करते हैं तो जवाब भी मुख्तलिफ निकलेगा। जब आप मुशाहिदे की बेसिस के ऊपर कोई आंसर निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर जब किसी साइंटिस्ट ने आंसर निकाला, तो उसका ये कहना था कि जब आप मनफी सोचते हैं, यानी जब आपकी सोचें हकीकत से दूर चली जाती हैं और आपकी सोचों के ऊपर मनफी जज्बात हायल हो जाते हैं, या आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप ज़हनी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। ये बहुत फेमस थेरी है साइकोलॉजी के अंदर, जिसे कहते हैं थेरी ऑफ कॉग्निटिव कॉग्निटिव थेरी ऑफ फॉर डिप्रेशन, जो कि एक फेमस जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ से दी गई, सब जानते हैं। तो दो मुख्तलिफ तरीके कार इख्तियार करने का नतीजा ये हुआ कि दो मुख्तलिफ आंसर्स मिले। अब दोबारा मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसके हरगिज मतलब ये लेना या इस बहस में पढ़ना कि कौन सा तरीक़ाकार ज़्यादा मौसर है और कौन सा तरीक़ाकार गैर मौसर है, वो इस सब्जेक्ट की डोमेन में नहीं आता, यानी मैं उसको अभी बयान नहीं कर सकता। लेकिन इतना समझना ज़रूरी है कि क्या नॉलेज मिलेगा या क्या इल्म हासिल होगा, इसका इन्हिसार उस तरीक़ेकार पे होता है जो तरीक़ेकार आप इल्म हासिल करने के लिए, किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इख्तियार करते हैं। अब वो क्या वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर साइंटिफिक नॉलेज बाकी अलूम से मुख्तलिफ है या अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है। सबसे पहले उसमें बुनियादी वैल्यू या प्रिंसिपल कहें या साइंस की बुनियाद कहें, साइंस की रूट्स कहें, तो वो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एम्पिरिसिज्म और एक पॉजिटिविज्म। एम्पिरिकल या एम्पिरिसिज्म से ये मुराद होता है कि जो जो नॉलेज आप हासिल करें वो वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए हासिल करें, यानी कि मुशाहिदा करके देखें और तजर्बा करके देखें, यानी किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस करके देखें कि आया वो नॉलेज वाकई ही में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जब हम आम तौर पे
یہ گفتگو کرتے ہیں ماہر نفسیات کہ ہماری تھیری یا ہماری انٹرونشن امپیریکل ایویڈنس کے اوپر بیس کرتی ہے، تو ادھر ان سے یہ مراد ہوتا ہے کہ وہ ویریفائبل آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹیشن کے اوپر بیس کرتی ہے، نظر آنے والے ثبوت اور تجربے سے حاصل کیے ہوئے نالج پہ بیس کرتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے۔ دوسرا کانسیپٹ جو کہ پازیٹیوزم ہے، جو کہ کوانٹیٹیو ریسرچ میتھڈ ان سائیکالوجی یا سوشل سائنسز کی جڑ مانی جاتی ہے، وہ یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام اس نالج کو جو کہ ڈائریکٹلی آبزرو کیا جا سکے وہ نالج کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایسے علوم یا ایسی چیزیں جو کہ نظر آنے والی نہ ہوں وہ سائنس کی ڈومین میں نہیں آتی۔ آپ لوگوں نے اکثر اوقات سنا ہوگا کہ اپنے بارے میں یا کسی دوسرے کے بارے میں کہ آج کل کے ماحول میں تو آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ اس کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ لیب میں آبزرویشن کے بعد نظر آیا کہ اس بندے میں کووڈ کا وائرس موجود ہے، اس وائرس کو آبزرو کر لیا گیا۔ تو پازیٹیوزم پازیٹیو فیکٹس کے اوپر بیس کرتی ہے، وہ چیزیں جن کو ڈائریکٹلی آبزرو کیا جا سکے، اور یہ سائنس کے اندر سائنس کی جڑ مانی جاتی ہے۔ تیسری چیز یا ویلیو یا پرنسپل آپ کہیں گے کہ آبجیکٹیوٹی ہے۔ ایک چیز کو اپنے تاثرات، اپنے جذبات اور اپنے تجربات سے بالا تر ہو کر دیکھنا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کے سامنے دو بندے ہیں اور ان میں سے ایک بندے کے سامنے کوئی کرسی یا چیز رائٹ سائڈ پہ پڑی ہے اور دوسرے بندے کے لیفٹ سائڈ پہ پڑی ہے، تو آپ دونوں سے پوچھیں کہ یہ کرسی کہاں ہے، تو ایک کہے گا کہ یہ میرے رائٹ سائڈ پہ ہے، دوسرا کہے گا کہ یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ دونوں اپنے تاثر سے اور اپنے خیالات کے مطابق جو ان کی پوزیشن ہے، اپنی پوزیشن کو سامنے رکھ کے وہ آنسر دے رہے ہیں۔ تو یہ آبجیکٹیوٹی تو نہ ہوئی، کیونکہ دونوں کا جواب مختلف ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ میرے رائٹ سائڈ پہ پڑی ہے، ایک کہتے ہیں کہ میرے لیفٹ سائڈ پہ پڑی ہے۔ تو وہ تو اپنے اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے تناظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ دونوں یہ کہیں کہ یہ جو کرسی ہے، یا یہ جو چیز ہے، یا جو ٹیبل ہے، یہ زمین پہ پڑی ہے، تو دونوں کے لیے وہ چیز ایک ہی ہوگی، دونوں کا آنسر ایک ہی ہے۔ تو وہ آنسر آبجیکٹیو آنسر کہلاتا ہے، جہاں پہ انسان اپنے تاثرات اور اپنی بائسنس سے اور اپنے جذبات سے بالاتر ہو کر کسی چیز کو آنسر دیکھے۔ اور ایسی صورتحال میں ممکن ہوتا ہے کوانٹیٹیو ریسرچرز کے نزدیک کہ انسان ٹروتھ سے، حقیقت سے دور چلا جاتا ہے اگر وہ اپنی بائسنس کو کسی بھی رسپانس میں لے کر آتا ہے۔ تیسری ویلیو یا پرنسپل ہے پریسیجن۔ پریسیجن سے مراد ہوتا ہے ایگزیکٹنس۔ بغیر تھرمامیٹر کے آپ یہ تو بتا سکیں گے کہ ٹیمپریچر یا بخار کم ہے یا زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے، لیکن کیا آپ ایگزیکٹ فگرز میں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ٹیمپریچر کتنا ہے؟ کیا ہسپتال جانے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایگزیکٹ نومیریکل فگرز بتانی پڑیں گی کہ 100 یا 101 ڈگری سینٹی گریڈ اس وقت اس بندے کا ٹیمپریچر ہے۔ اسی لیے کوانٹیٹیو ریسرچ میں یا ریسرچ کے اندر
मैथमेटिक्स मदर ऑफ ऑल साइंसेज मानी जाती है कि उसके ज़रिए आप तहकीक के नताइज के अंदर प्रिसिजन ला सकते हैं, एग्जैक्टनेस ला सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पता लग सकती है किसी भी चीज़ की। तो ये साइंस की बहुत अहम वैल्यू है। इसी के ज़रिए से ऑब्जेक्टिविटी भी हासिल की जाती है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से मुराद ये होता है कि जो नतीजा निकलेगा साइंस के प्रोसेस के बाद, वो नतीजा हकीकत से करीब तर होगा। आजकल की साइंस ये तो मान चुकी है, ये तो जान चुकी है कि हकीकत को, एग्जैक्ट हकीकत को कवर करना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन हकीकत के करीब जाया जा सकता है। तो एक्यूरेट नताइज वो होते हैं जो हकीकत से करीब तर हों, और उन्हीं नताइज को वैलिड भी कहा जाता है, माना जाता है, जिसे उर्दू ज़बान में सही नताइज कहते हैं। अगली चीज जो वैल्यू या प्रिंसिपल है साइंटिफिक नॉलेज का, वो कहलाता है रेप्लिकेबिलिटी। यानी कि अगर एक ही साइंटिफिक मेथड या तरीक़ाकार को जो आप आंसर निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार रिपीट किया जाए, तो एक ही नतीजा हासिल हो, ये चीज कहलाती है रेप्लिकेबिलिटी। इससे आगे चलें तो साइंस में क्रिटिकल और स्केप्टिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और इससे माना ये होता है कि रिसर्चर हमेशा अपनी एजम्पशंस के ऊपर, अपने निकाले हुए नताइज के ऊपर शक करता है कि हो सकता है मेरा निकाला हुआ नतीजा ठीक ना हो, इसके अंदर मजीद बेहतरी की गुंजाइश हो, और अपने हासिल किए हुए इल्म के ऊपर डाउट करे, उसे क्रिटिकल तनकीदी निगाह से देखे कि इसके अंदर क्या क्या गुंजाइश मौजूद है बेहतरी की। और आखिरी जो वैल्यू या प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं ओपन माइंडेडनेस, कि हमेशा हर किस्म की एक्सप्लेनेशन या नताइज के लिए साइंटिफिक रिसर्चर को ओपन होना चाहिए। अगर कोई उसका एक ऐसा दोस्त या ऐसा कलीग जिसने कोई फाइंडिंग निकाली है और वो फाइंडिंग आपसे मुख्तलिफ है, लेकिन वो एक साउंड साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस करती है, तो उसके लिए रिसर्चर को ओपन होना चाहिए हर किस्म की एक्सप्लेनेशन के लिए। ये तो कुछ उन वैल्यूज या प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च या रिसर्च इन साइकोलॉजी, नफ्सियात के अंदर रिसर्च बेस करती है, और इसी के ऊपर तमाम के तमाम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड खड़ा है, इसी बेसिस के ऊपर। इसके अलावा मुख्तलिफ और अप्रोचेज हैं जो कि साइंटिफिक रिसर्च मेथड को डिटरमिन करते हैं, या उनकी डायरेक्शन को तयन करते हैं कि कौन सा मेथड या कौन सी अप्रोच किस किस्म के टॉपिक को या किस किस्म का आंसर दे सकती है। उनमें दो अप्रोचेज होती हैं, एक अप्रोच को कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच, एक दूसरी अप्रोच को कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच रिसर्च के अंदर वो अप्रोच कहलाती है कि जिसके जरिए सबसे पहले रिसर्चर्स डाटा कलेक्ट करते हैं जो कि उसके टॉपिक से रेलेवेंट होता है या इंटरेस्ट होता है, और जब सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट कर लिया होता है, तो रिसर्चर उस डेटा का जायजा लेता है और उसके डेटा के अंदर मुख्तलिफ पैटर्न्स देखता है और एक थ्योरी पेश करता है। हम आगे जाके देखेंगे कि थ्योरी क्या चीज़ है। यानी कि उसने कुछ कुछ डेटा कलेक्ट किया, कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, और उसकी बेसिस के ऊपर एक ब्रॉड थ्योरी बनाई। थ्योरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स को कहते हैं। यानी कि
एक रिसर्चर ने देखा कि ऑब्जर्व किया कुछ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों को और देखा कि उनके अंदर डिप्रेशन की जो शरह है वो ज़्यादा होती है या वो लोग डिप्रेस होते हैं। उसकी बेसिस पे उसने ब्रॉड कंक्लूजन बना लिया कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का लो होना, कम होना या इनकम का कम होने की वजह से इंसान डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। अब आगाज़ यहाँ पे डेटा से हुआ है और इख्तिताम थ्योरी के ऊपर हुआ है। आगाज़ थोड़ी चीज़ से हुआ है और जो इख्तिताम है वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के ऊपर हुआ है। थोड़ी चीज़ों के ऑब्जर्वेशन लेके तमाम लोगों के बारे में, तमाम लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों के बारे में एक थ्योरी, एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसे कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच नफ्सियात में ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च से करीब है और क्वालिटेटिव रिसर्च इस अप्रोच पे इन्हिसार करती है, जहाँ पे रिसर्चर कुछ लोगों का डेटा लेते हैं, कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर एक थ्योरी बनाते हैं। डिडक्टिव अप्रोच इसके मुकाबले में ऑपोजिट होती है। वहाँ आगाज थ्योरी से होता है जो किसी ने पहले से दी होती है, यानी कि जहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच इख्तिताम करती है थ्योरी के ऊपर, इंडक्टिव अप्रोच जहाँ पे इख्तिताम करती है थ्योरी के ऊपर, वहाँ से डिडक्टिव अप्रोच की शुरुआत होती है। वो उस थ्योरी को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि वो थ्योरी क्या वाकई ही तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई होती है या नहीं। जैसे हमने पहले देखा कि कोई 10 या 15 लोगों की ऑब्जर्वेशन लेके ये थ्योरी दी किसी ने, मिसाल है, ये हाइपोथेटिकल मिसाल है कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से इंसान जो है वो डिप्रेशन में जा सकता है। अब ये थ्योरी पहले से मौजूद है। डिडक्टिव अप्रोच ये होगी कि रिसर्चर बहुत सारे एक लार्ज सैंपल ले उन लोगों का जो कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में है और फिर देखे कि क्या उन तमाम लोगों के अंदर डिप्रेशन मौजूद है। तो अब यहाँ पे आगाज़ थ्योरी से हुई है और इसका इख्तिताम जो है वो डेटा गैदर करने, ज़्यादा लोगों का डेटा लेने और ज़्यादा लोगों के डेटे के ज़रिए एक नतीजा अखज़ करने पे ख़त्म होता है। They start with a social theory that they find compelling and then test its implication with data, starting from theory and coming back to the data. That is why they move from more general level to more specific level. थ्योरी एक जनरल ब्रॉड assumptions थी लोगों के बारे में। अब लोगों के उस थ्योरी में से एक स्पेसिफिक हिस्सा लेकर लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया कि क्या वाकई ही ये थ्योरी स्पेसिफिकली लोगों के ऊपर फिट होती है कि नहीं होती। A deductive approach to research is the one that people typically associate with scientific investigation, क्योंकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में क्वांटिटेटिव रिसर्च का आप लफ्जों में कह सकते हैं कि राज रहा है, इसकी आगाज इधर से हुई है। इसीलिए ये वो ऐसी अप्रोच है जो कि साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स में, खास तौर पे सोशल साइंसेज में डोमिनेट करती है। The research studies what other have done, reads existing theories, whatever phenomena he or she is studying, and then tests hypotheses that emerge from those theories. हम आगे जाके देखेंगे कि हाइपोथेसिस से क्या मुराद है, लेकिन यहाँ पे इतना जानना जरूरी है कि थ्योरी से बात शुरू हुई और डेटा कलेक्शन के ऊपर बात खत्म हुई। ये है डिडक्टिव अप्रोच। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि साइंस में वो कौन से दो मेजर मेथड्स हैं। ऑल्दो साइंटिफिक नॉलेज के अंदर बहुत सारे रिसर्च मेथड्स हैं, लेकिन अगर इन तमाम रिसर्च मेथड्स को
दो बुनियादी मेथड्स के अंदर तकसीम किया जाए तो वो बुनियादी मेथड्स दो हैं, एक ऑब्जर्वेशनल मेथड और एक एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब ऑब्जर्वेशनल मेथड की आगे सब टाइप्स हैं बहुत ज्यादा, और एक्सपेरिमेंटल मेथड की भी आगे सब टाइप्स हैं बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आसानी के लिए समझाने के लिए, आसान तरीके से समझाने के लिए बताया जाए कि कौन से दो बुनियादी रिसर्च मेथड्स हैं, तो वो ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदा और एक्सपेरिमेंटेशंस हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एक बहुत ब्रॉड ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड है जो कि आम तौर पे की हुई ऑब्जर्वेशन की तरह नहीं होता, बल्कि सिस्टमैटिक और कंट्रोल्ड वे में होता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करना चाहता है और वो ये देखना चाहता है कि क्या या उसका ये रिसर्च क्वेश्चन है कि क्या मेल के अंदर ज़्यादा एग्रेशन होता है या फीमेल के अंदर होता है, मेल बच्चों के अंदर या फीमेल बच्चों के अंदर, तो वो उन दोनों को एक सिस्टमैटिक, एक तरतीब याफ्ता तरीके के ज़रिए ऑब्ज़र्व करेगा, जिसमें वो प्रॉपरली, उससे पहले से इस चीज़ का पता होगा, उसने खुद से प्लान किया होगा कि मैंने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है, किन लोगों में ऑब्ज़र्व करनी है, और उसके साथ साथ वो ऑब्ज़र्व करते वक्त उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा। आम तौर में जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, वो ऑब्ज़र्वेशन सिस्टमैटिक इस वजह से नहीं होती है क्योंकि उस ऑब्ज़र्वेशन में ना तो हमने इस चीज़ का तयन किया होता है कि हम क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं, और ना ही हम उस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं उस चीज़ की। ये तो है ऑब्जर्वेशनल मेथड, जहाँ पे रिसर्चर एक तरतीब याफ्ता सिस्टमेटिक तरीके के ज़रिए किसी भी इवेंट या चीज़ों का मुशाहिदा करता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल मेथड में रिसर्चर कभी भी इंटरवीन नहीं करता, मुदाखलत नहीं करता। जिस साइंटिफिक रिसर्च मेथड में रिसर्चर मुदाखलत करके ऑब्जर्व करे, मुदाखलत करने के बाद मुशाहिदा करे, उस रिसर्च मेथड को एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं, या वो एक्सपेरिमेंटल मेथड के रिसर्च करीब आ जाती है। जैसा कि इंटरवीन करने से ये मुराद है कि इलाज देखने के लिए किसी भी बीमारी का आम तौर पे जो मेडिकल के शोबे के रिसर्चर होते हैं, वो दवाई या मेडिसिन के ज़रिए इलाज करते हैं। तो उस रिसर्च में क्या होता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होती, बल्कि जो रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें मेडिसिन खाने का भी कहा जाता है कि वो ये मेडिसिन इस वक्त पे लें, और फिर रिसर्चर ऑब्जर्व करते हैं कि आया इस मेडिसिन से इनकी जो बीमारी है उसमें कमी वाकई हुई है कि नहीं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की मैंने ये मिसाल दी थी कि उसमें रिसर्चर किसी भी सूरत मुदाखलत नहीं करता, इंटरवीन नहीं करता। वहां पे सिर्फ बैठ के एक नेचुरल एनवायरनमेंट में या खुद से बनाई हुई एनवायरनमेंट में लोगों को ऑब्जर्व करता है। वहां पे ना कोई दवाई दी गई, ना कोई मेडिसिन दी गई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुशाहिदा किया गया। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जैसे मैंने बताया कि रिसर्चर की तरफ से इंटरवेंशन की गई, उसकी तरफ से मुदाखलत की गई, मिसाल के तौर पे दवाई की सूरत में, मेडिसिन की सूरत में। तो ये मेथड जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड के करीब आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए बताता चलूं, कुछ और शराइत का होना भी ज़रूरी है। सिर्फ मैनिपुलेशन या इंटरवेंशन या मुदाखलत करने से रिसर्च एक्सपेरिमेंटल नहीं बन जाती,
ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं बन सकती, और भी इसके लिए कुछ शराइत होती हैं। लेकिन क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इस लेक्चर में आसानी के लिए आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया कि वो ऑब्जर्वेशनल मेथड्स वो होते हैं जहाँ पे बग़ैर मुदाखलत के और जो है वो मुशाहिदा किया जाए, और एक्सपेरिमेंटल मेथड में मुदाखलत के साथ मुशाहिदा किया जाए। बाज़ ऑब्जर्वेशनल मेथड ऐसे होते हैं जो कि जिनके अंदर रिसर्चर मुदाखलत करता है, लेकिन उन मेथड में जो दूसरी शर्तें हैं, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करूंगा मैं, जिनके बारे में एक्सपेरिमेंटल मेथड होने के लिए जो दूसरी शर्तें हैं वो पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उन्हें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कहा जाता है। लेकिन अगर किसी ने बुनियाद समझी हो कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि एक जगह बगैर मुदाखलत के और दूसरी जगह मुदाखलत के साथ मुशाहिदा किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंट फिर क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट वो तहकीक होती है जिसके ज़रिए रिसर्चर एक किसी फैक्टर को मैनिपुलेट करता है। जैसे मैनिपुलेट करने से मुराद यहाँ पे मुदाखलत का है, कि जैसे कि रिसर्चर ने किसी ड्रग या मेडिसिन के ज़रिए पार्टिसिपेंट्स को प्रिस्क्राइब किया कि आप ये मेडिसिन लें, एक ग्रुप को प्रिस्क्राइब किया कि आप ये मेडिसिन लें, दूसरे ग्रुप को प्रिस्क्राइब किया कि आप ये मेडिसिन ना लें। तो ये जो मेडिसिन वाला फैक्टर है, इसको मैनिपुलेट किया गया, एक ग्रुप को दिया, दूसरे ग्रुप को नहीं दिया, और देखा क्या इन दोनों के ये जो डिफरेंस रखा है, ये जो फैक्टर में मैनिपुलेशन की है मेडिसिन वाले फैक्टर में, क्या दोनों ग्रुप्स में किसी एक ग्रुप में सिम्टम में कमी आई है या नहीं आई है। तो बुनियादी तौर पे रिसर्चर का ये मकसद होता है एक्सपेरिमेंट के अंदर। जिस फैक्टर को रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, जिसके अंदर वो चेंज लेकर आता है, जैसे मैंने बताया कि एक ग्रुप को मेडिसिन दी, दूसरे ग्रुप को मेडिसिन नहीं दी, तो यहाँ पर चेंज होने वाली क्या चीज़ है? यहाँ पर चेंज होने वाली चीज़ मेडिसिन है। जिस चीज़ को रिसर्चर चेंज करता है, देखने के लिए क्या इसके चेंज करने से लोगों के रवैये या लोगों की बीमारी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, उस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरी मिसाल में मेडिसिन है, दवाई है, क्योंकि उसके लेवल को चेंज किया गया, एक जगह दी गई, एक जगह नहीं दी गई। और जिस चीज के ऊपर उस चेंज का असर देखा जाता है, उस वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अगर कोविड-19 के लिए कोई मेडिसिन बने या कोई वैक्सीनेशन जो बनाई गई है, तो उसमें किया यह गया है कि कुछ लोगों को वैक्सीनेशन दी गई, कुछ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं दी गई, और दोनों ग्रुप्स में देखा कि जिनको वैक्सीनेशन दी गई है उनमें कोविड के सिम्टम्स कम हैं, या कोविड के सिम्टम्स कम नहीं है, या कोविड के सिम्टम्स उनके अंदर, ज़्यादातर लोगों के अंदर कोविड के सिम्टम्स नहीं आए कंपेयर टू दूसरा ग्रुप जिसको मेडिसिन नहीं दी गई, उनके अंदर कोविड की शिकायत ज़्यादा आई हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मैनिपुलेट किया गया वो कोविड वैक्सीनेशन है, और कोविड के सिम्टम्स का आना या ना आना ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। साइंटिफिक रिसर्च में रिपोर्टिंग कैसे होती है, मैंने ये पहले बताया, पहले भी ये बात हुई कि साइंटिफिक रिसर्च में हर चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, अपनी याददाश्त के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। तो सबसे पहली बुनियादी चीज साइंटिफिक रिपोर्टिंग में ये है कि जो ऑब्जर्व करने वाला होता है वो बहुत जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता, बल्कि वो उसका जो सारा का सारा इनसार या दारोमदार होता है वो उसी चीज को रिपोर्ट करने पे होता है जैसे वो चीज वाक़ई हुई है।
इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है तो अब आप दो तरीक़ाकार से इसे बयान कर सकते हैं। एक तरीक़ाकार ये है कि उस गाड़ी ने ज़ोर से दूसरी गाड़ी को आके पीछे से हिट किया, और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि उस गाड़ी ने दूसरी गाड़ी के साथ आके कांटेक्ट किया और दूसरी गाड़ी का ये नुकसानात हुआ। अब ये जो पहली मिसाल में मैंने हिट वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो मेरी इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है गाड़ी इतनी ज़ोर से उसने एक्सीडेंट ना किया हो कि आप इतना इंटेंस लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो साइंटिफिक हमेशा नताइज के ऊपर नहीं जाते, बल्कि जब वो लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं किसी भी चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए तो इंतहाई मुहतात अंदाज में करते हैं। दूसरा, साइंटिफिक रिपोर्टिंग अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव होती है। अनबायस्ड से मुराद ये कि वो अपने जो उनके तासुरात होते हैं या अपने जो ख्यालात होते हैं या जो उनके अपने वैल्यूज़ या जज्बात होते हैं साइंटिफिक रिसर्चर को, वो उससे बालातर होकर नताइज को रिपोर्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिविटी से मुराद हुआ कि साइंटिफिक रिसर्चर हमेशा जब ऑब्ज़र्व करते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो वो सिर्फ एक बंदे पे इन्हिसार नहीं करते, बल्कि जब दो बंदे किसी एक चीज़ पे कंसेंसस इख्तियार कर लें, यानी दो बंदों के नज़दीक एक ही चीज़ एक ही तरीके से वकू पजीर हो रही है, तो फिर उसको रिपोर्ट या ऑब्जर्व किया जाता है। इससे ऑब्जेक्टिविटी इंप्रूव होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि वन वे टू डिटरमिन वेदर अ रिपोर्ट इज अनबायस्ड इज टू सी इफ इट कैन बी वेरीफाइड बाय द इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। जैसे मैंने भी बात की कि अगर मैंने एक जगह देखा कि एक शख्स ने एक एग्रेसिव एक्ट किया है, तो क्या जो साथ वाला बंदा था जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है वो भी इसे एग्रेसिव एक्ट समझता है या नहीं समझता? अगर दोनों समझते हैं तो फिर उस चीज़ की वैलिडिटी बढ़ जाती है उसके अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, कंसेंसस आ जाता है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ जो है वो साइंस की फाइंडिंग्स की वैलिडिटी को इन्हेंस करती है और इसे इंटर ऑब्जर्वर एग्रीमेंट कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है ख़ास तौर पे नफ्सियात पे, जो कि अक्सर औक़ात नफ्सियात या साइकोलॉजी की किताबों में कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट के नाम से पहचाना जाता है। अक्सर औक़ात आप लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं कि डिप्रेशन एक कॉन्सेप्ट है, इंटेलिजेंस एक कॉन्सेप्ट है, एग्रेशन एक कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नफ्सियात की या साइकोलॉजी की किताबों में इसे कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि कंस्ट्रक्ट के नाम से जाना जाता है इन तमाम चीज़ों को। और कंस्ट्रक्ट वो चीज़ कहलाती है जो कि अपना कोई फिजिकल वजूद ना रखती हो, लेकिन उसकी निशानियों के ज़रिए उसकी पहचान की जा सके और उसको नापा जा सके, मैयर किया जा सके। जैसा कि डिप्रेशन अपना कोई फिजिकल वजूद नहीं रखता, लेकिन उसके सिम्टम्स के ज़रिए उसको पहचाना जा सकता है, डायग्नोज किया जा सकता है। लिहाजा कोई भी नफ्सियात के जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिजिकल नहीं होते, उनको टच नहीं किया जाता, लेकिन उनके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके ज़रिए उनको उनकी उनकी निशानदेही की जा सकती है। इसीलिए ऑपरेशनल डेफिनेशन किसी भी कंस्ट्रक्ट को साइकोलॉजी में डिफाइन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल है। ऑपरेशनल डेफिनेशन किसी भी कंस्ट्रक्ट की ये होती है कि उस कंस्ट्रक्ट को ऐसे डिफाइन किया जा सके कि उसको उसकी डेफिनेशन की बेसिस के ऊपर उसे मैयर किया जा सके। यानी कि
डिप्रेशन को ऐसे डिफाइन करें कि उसकी बेसिस के ऊपर डिप्रेशन को लोगों में मेजर किया जा सके। तो ये है ऑपरेशनल डेफिनेशन। इंस्ट्रूमेंट साइकोलॉजी में क्या होता है और इसकी रिसर्च में क्या अहमियत है? अब जाहिर बात है कि मैंने पहले बताया कि इंटेलिजेंस, ब्यूटी, एग्रेशन या डिप्रेशन जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन्हें कंस्ट्रक्ट कहा जाता है, अपना फिजिकल वजूद नहीं रखते हैं। लिहाजा इनको मेजर करने के लिए कोई रूलर तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनको कैसे मेजर किया जाए? तो इनको मेजर करने के लिए सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये होती है कि इनके इंडिकेटर्स को तलाश किया जाए, और वो इंडिकेटर्स या वो सिम्टम्स जिनके ऊपर तमाम रिसर्चर या एक्सपर्ट्स एग्रीड हैं कि ये वाकई ही इस कंस्ट्रक्ट के इंडिकेटर्स हैं, और उन इंडिकेटर्स की बेसिस के ऊपर सवालात बनाए जाते हैं। जैसे कि डिप्रेशन में एक इंडिकेटर है होपलेसनेस। तो एक सवाल ये बनाया जा सकता है कि इस वक्त या आप पिछले 2 हफ्तों से कितनी नाउमीदी महसूस कर रहे हैं। अब ये सवाल डिप्रेशन के होपलेसनेस के इंडिकेटर को कवर कर रहा है। इस सवाल में अगर रिसर्च क्वांटिटेटिव है तो लोगों को मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि 1 से मुराद आप बिल्कुल नाउमीद नहीं है, 2 से मुराद थोड़ा बहुत है, 3 से मुराद थोड़ा ज़्यादा, और 4 से मुराद बहुत ज़्यादा। तो एक चीज़ जो कि अपनी फिजिकल वजूद नहीं रख रही, उसको इंडिकेटर्स के ज़रिए आप देखेंगे कि आपने कैसे क्वांटिफाई कर दिया है। जहाँ पे मैंने पहले बताया कि 1 से मुराद बिल्कुल नहीं है, 2 से मुराद थोड़ा बहुत, 3 से मुराद थोड़ा ज़्यादा, और 4 से मुराद बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से आप डिप्रेशन को या किसी और कंस्ट्रक्ट को साइकोलॉजी में क्वांटिफाई कर सकते हैं। किसी भी, और ज़्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं साइकोलॉजी में, वो एक से ज़्यादा सवालात या आइटम्स पे मुश्तमिल कर होते हैं, और हर आइटम कंस्ट्रक्ट के मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या कवर कर रहा होता है। क्योंकि जो ज़्यादातर कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइकोलॉजी में, वो सिर्फ एक इंडिकेटर पर मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि बहुत सारे इंडिकेटर्स पे मुश्तमिल होते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की साइकोलॉजी में 2 चीज़ें हैं जो बहुत अहमियत की हामिल है कि आया वो इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से किसी कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट की निशानदेही करता है या नहीं करता। यानी कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट डिप्रेशन को मेजर करने के लिए बनाया गया है, तो क्या वो डिप्रेशन को ही मेजर कर रहा है, यानी कि जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो अपना मकसद पूरा कर रहा है। इसको कहते हैं वैलिडिटी। वैलिड इंस्ट्रूमेंट वो होता है कि जिस मकसद के लिए वो बनाया गया हो, वो उस मकसद को पूरा करे। रिलायबिलिटी से मुराद ये होता है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट एक वक्त पे एक चीज इंडिकेट कर रहा है, तो वो दूसरे वक्त पे भी वही चीज इंडिकेट करे। यानी कि 1 मिनट पहले अगर मैंने थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक किया तो वो 98 है, और दूसरी बारी चेक किया तो वो 101 है, तो इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो रिस्पॉन्स के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मुस्तकिल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंसिस्टेंसी हो कि वो हर बार जब भी उसको अप्लाई किया जाए तो वो वही नतीजा दे जो कि नतीजा होना चाहिए, या जो कि ट्रू एग्जैक्ट नतीजा है।
तो इसे कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट के नाम से पहचाना जाता है, रिलायबिलिटी को। साइंटिफिक हाइपोथेसिस क्या होता है? Hypothesis is a tentative, testable explanation or prediction based on limited evidence or theory. Hypothesis एक statement होती है, सबसे पहले ये समझा जाए, और वो statement tentative होती है, आर्जी statement होती है, और वो किसी चीज की पेशन गोई कर रही होती है। यानी कि हाइपोथेसिस एक आर्जी स्टेटमेंट होती है जो किसी चीज के बारे में प्रेडिक्शन कर रही होती है, पेशन गोई कर रही होती है, और वो किस से ली जाती है? वो थ्योरी से ली जाती है। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे मैंने कॉग्निटिव थ्योरी का पहले जिक्र किया डिप्रेशन के बारे में, कि वो ये कहती है कि जब लोग डिप्रेशन का शिकार तब होते हैं जब उनमें ज़्यादातर मनफी सोचें आती हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या मैल एडाप्टिव थॉट्स आते हैं जो कि हकीकत से दूर होते हैं, और इस वजह से इंसान होपलेस हो जाता है। तो ये एक थ्योरी है। अब इसके थ्योरी की बेसिस के ऊपर मैं पेशन गोई कर सकता हूँ, एक स्टेटमेंट बना सकता हूँ, आर्जी स्टेटमेंट, कि वो लोग जो मनफी सोचते हैं, वो लोग जिनके अंदर नेगेटिव थॉट ज़्यादा होते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिप्रेशन में जाएं। यानी कि अंग्रेजी ज़ुबान में इसे कहूँगा, देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन थिंकिंग नेगेटिवली एंड डिप्रेशन सिम्टम्स। यानी कि ज़्यादा मनफी सोचने वालों के अंदर ज़्यादा डिप्रेशन के सिम्टम्स पाए जाएंगे। ये क्या है? ये हाइपोथेसिस है, ये स्टेटमेंट है जो कि प्रिडिक्शन कर रही है, पेशन गोई कर रही है, और इस पेशन गोई के लिए किस चीज़ ने हमें इस काबिल किया कि पेशन गोई करें? वो थ्योरी है। तो हाइपोथेसिस पेशन गोई होती है ताकि इनको टेस्ट किया जा सके, देखा जा सके कि ये हाइपोथेसिस किस हद तक ठीक है और किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से जो हाइपोथेसिस हैं उनके लिए भी कुछ शराइत हैं कि हाइपोथेसिस कैसे बनाने चाहिए और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसे हाइपोथेसिस जो कि सर्कुलर हों, जिसमें एक कॉन्सेप्ट दो मर्तबा आ रहा हो, ऐसे हाइपोथेसिस टेस्टेबल नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर हम एक हाइपोथेसिस लें कि डिप्रेशन के लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा होंगे, there will be more symptoms in people, there will be more symptoms of depression in people suffering from depression. अब यहाँ पे डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट दो मर्तबा इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसा हाइपोथेसिस टेस्टेबल नहीं है, क्योंकि ये बात पहले से ही मालूम शुदा है कि डिप्रेशन के लोगों में जाहिर बात है डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। तो एक कॉन्सेप्ट अगर हाइपोथेसिस में दो मर्तबा आ जाए तो इसका मतलब है वो हाइपोथेसिस सर्कुलर है और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि a hypothesis also may be untestable if it appeals to idea or forces that are not recognized by the science. अगर आप ऐसा हाइपोथेसिस बना रहे हैं जिसके अंदर कोई ऐसा आइडिया मौजूद है जो कि साइंस रिकग्नाइज नहीं करती, तो ऐसा हाइपोथेसिस साइंटिफिक डोमेन में नहीं आता। हाइपोथेसिस हमेशा उन्हीं चीज़ों को कवर करता है जो चीज़ें मेजरेबल हों और ऑब्जर्वेबल हों। गोल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के गोल्स क्या होते हैं, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि याद रखा जाए हर साइंटिफिक रिसर्च मेथड, ख़ास तौर पे क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी में,
या क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी में हर रिसर्च मेथड हर गोल पूरा नहीं करता। साइंटिफिक रिसर्च मेथड में 4 किस्म के गोल होते हैं: डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन वो गोल होता है जिसमें आपने किसी कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट जो कि साइकोलॉजी से ताल्लुक रखता हो उसको उसकी डेफिनेशन बतानी हो, उसकी तशरीह करनी हो, या उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वजाहत करनी हो। जैसे सबसे पहले जब किसी ने डिप्रेशन के कंसेप्ट को इजाद किया होगा तो सबसे पहला उसने काम ये किया होगा कि उसने बताया होगा कि डिप्रेशन किन किन अलामात के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो ये क्या गोल हुआ? उसकी तहकीक का गोल डिस्क्रिप्टिव गोल था, यानी कि वो किसी कॉन्सेप्ट या किसी कॉन्स्ट्रक्ट की वजाहत कर रहा था, उसकी तारीफ इंग्लिश में से डेफिनेशन करेंगे, और उसकी इंडिकेटर्स या अलामात को वाजे कर रहा था। तो हमेशा से साइंटिफिक रिसर्च का जो पहला गोल होता है वो डिस्क्रिप्शन होता है। जिन चीज़ों के बारे में हमें डेफिनेशन नहीं पता होती उन चीज़ों की डेफिनेशन और वजाहत करने के लिए ये गोल इस्तेमाल होता है। दूसरा, जब इस चीज़ का तायन हो जाए कि डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, एग्रेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन के बाद फिर अगला गोल आ जाता है प्रिडिक्शन का, जहाँ पे मुख्तलिफ वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक देखा जाता है। यानी कि डिप्रेशन और फॉर एग्जांपल एग्रेशन का आपस में क्या ताल्लुक है। आया जिन लोगों के अंदर डिप्रेशन ज़्यादा होता है उनके अंदर एग्रेशन भी ज़्यादा होता है या नहीं होता? आया जिनके अंदर डिप्रेशन ज़्यादा होता है उनके अंदर सुसाइडल आइडिएशन भी ज़्यादा होती है कि नहीं होती? लेकिन ज़रूरी है प्रेडिक्शन के गोल पे आने से पहले कि इन तमाम वेरिएबल्स या कॉन्सेप्ट्स की वजाहत पहले से हो चुकी हो और इनको मैयर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट पहले से बन चुके हैं। यानी कि डिप्रेशन को जाने बगैर, एग्रेशन को जाने बगैर आप प्रिडिक्शन के गोल पे नहीं आ सकते, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि प्रिडिक्शन के लिए कि इन कॉन्सेप्ट्स को क्वांटिफाई किया जा सके। और वो पर्पस कौन फिल करता है? वो पर्पस पहला गोल फिल करता है जहाँ पे रिसर्चर डिप्रेशन या एग्रेशन की डेफिनेशन को वाजे करके उसको मैयर करने के तरीका कार को बता देता है, इंस्ट्रूमेंट्स बना देता है। तो फिर प्रिडिक्शन का गोल आता है जहाँ पे डेटा कलेक्ट करके लोगों से रिस्पॉन्सेज लेके इस चीज़ को देखा जाता है कि आपस में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का क्या रिलेशनशिप है। अगर रिलेशनशिप मौजूद हो दो वेरिएबल्स का, जैसे कि अगर डिप्रेशन के ज़्यादा होने से एग्रेशन भी ज़्यादा मौजूद हो, तो ये प्रिडिक्शन के रास्ते खोल देती है। कैसे? कि अगर ये पता होगा कि डिप्रेशन ज़्यादा होता है लोगों में तो प्रिडिक्शन तो एग्रेशन भी ज़्यादा होता है, तो जिस बंदे में डिप्रेशन ज़्यादा होगा आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें एग्रेशन के सिम्टम्स भी या एग्रेशन के अलामात भी ज़्यादा होंगी। तीसरा गोल एक्सप्लेनेशन का होता है। याद रखिए, प्रिडिक्शन का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि अगर एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट को या कंस्ट्रक्ट को प्रिडिक्ट कर रहा है, जैसे डिप्रेशन अगर एग्रेशन को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि डिप्रेशन एग्रेशन की कॉज है, यानी कि डिप्रेशन की वजह से एग्रेशन बढ़ता है। कॉज और इफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है उस तरीक़ाकार के ज़रिए एक्सप्लेनेशन का गोल हासिल किया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि साइंसदानों के लिए ये जानना ज़रूरी है, अगर किसी इफेक्ट के ऊपर काबू पाना है तो इस इफेक्ट के ऊपर काबू पाने के लिए उसकी कॉज का जानना ज़रूरी है। तो
एक्सप्लेनेशन प्रिडिक्शन से इस तरह मुख्तलिफ है कि प्रिडिक्शन के ज़रिए जो गोल के ज़रिए जो रिलेशनशिप दो कॉन्सेप्ट्स के दरमियान देखा जाता है, उसका ज़रूरी ये मतलब नहीं होता कि जो पहला वेरिएबल है या कॉन्सेप्ट है वो दूसरे कॉन्सेप्ट को कॉज कर रहा है। रिलेशनशिप का होना हरगिज मतलब ये नहीं है कि पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कॉज कर रहा है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन का गोल इस्तेमाल किया जाता है, और जब भी रिसर्चर किसी एक्सप्लेनेशन के गोल को इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए उसे एक्सपेरिमेंटल मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। जब रिसर्चर्स को ये पता चल जाता है कि एक चीज दूसरी चीज को कॉज कर रही है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो इलाज भी बना सकता है, और वो तरीक़ेकार भी तयन कर सकता है जिसके ज़रिए उस चीज़ को, उस इफ़ेक्ट को कम किया जा सके। जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि कॉग्निटिव थ्योरी में ये टेस्ट किया गया कि मैल एडेप्टिव थॉट्स कॉज करते हैं किसको? डिप्रेशन को। जब रिसर्चर को ये पता लग गया तो उन्होंने सीबीटी या कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सिर्फ कॉग्निटिव थेरेपी बनाई, जिस पे फोकस किया गया थॉट्स के ऊपर, मैल एडेप्टिव या नेगेटिव थॉट्स के ऊपर, कि अगर इन मैल एडेप्टिव या नेगेटिव थॉट्स को कम किया जाएगा तो लोगों के अंदर डिप्रेशन में कमी वाक़ई होगी। तो ऐसी सूरत में उन्होंने सीबीटी या कॉग्निटिव थेरेपी को, जो कि दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन दोनों के अंदर मुश्तरका चीज़ें भी पाई जाती हैं, डिप्रेशन के लोगों पे टेस्ट किया और देखा क्या वाकई ही ये लोगों के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करती है। इस रिसर्च का गोल जो है वो एप्लीकेशन है कि जो वजूहात पिछले एक्सप्लेनेशन के फेज में हमें पता लगी, हमने उन वजूहात की बुनियाद के ऊपर कोई प्लान बनाया, कोई इंटरवेंशन बनाई और लोगों के ऊपर उन्हें अप्लाई किया और टेस्ट किया क्या वाकई ही इस कॉज को काबू पाने से डिप्रेशन के अंदर कमी आती है या नहीं आती। तो ये आखिरी गोल होता है जहाँ पे रिसर्चर अपने पिछले रिसर्च के नताइज को सामने रख के लोगों की बेहतरी के लिए कुछ प्लान्स बनाते हैं, कुछ ट्रीटमेंट बनाते हैं, ताकि लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड के अंदर बेहतरी लाई जा सके। यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे बड़ा साइंटिफिक रिसर्च का पर्पज ये होता है कि लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना। तो अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च में फिर डिफरेंस क्या हुआ कि जो बेसिक रिसर्च है वो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज होती है, वजूहात समझना, चीज़ों की वजूहात को समझना, बहुत आसान लफ्ज़ों में थेरीज जनरेट करना, उन थेरीज को टेस्ट करना, ये चीज़ें बेसिक रिसर्च में आती हैं। यानी आसान अल्फाजों में मुख्तलिफ चीज़ों की, डिप्रेशन की, इंटेलिजेंस के कम होने की, इमोशनल इंटेलिजेंस के ज़्यादा या कम होने की वजूहात को समझना, और जब ये कहलाती है बेसिक रिसर्च। और जब उन वजूहात को सामने रख के कोई ट्रीटमेंट बनाया जाता है, कोई प्लान बनाया जाता है ताकि उन चीज़ों के ऊपर काबू पाया जा सके, और उस प्लान को जब टेस्ट किया जाता है, उस ट्रीटमेंट को जब टेस्ट किया जाता है, तो वो अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। मैंने शुरू में बताया था कि साइंटिफिक थ्योरीज क्या होती हैं, इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूंगा। तो आसान लफ्ज़ों में थ्योरीज किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन को कहते हैं। यानी कि आपके नज़दीक लोगों का इंटेलिजेंस लेवल कम क्यों होता है, अगर आप इसके ऊपर सोच के कोई एक्सप्लेनेशन देंगे, कोई वजाहत पेश करेंगे, तो ये आपकी थ्योरी होगी। तो थ्योरी किस चीज़ के ऊपर बेस करती है? थ्योरी बेस करती है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, अकली दलाइल के ऊपर ज़्यादातर, कि अकली दलाइल के ऊपर आप किसी चीज़ की वजाहत या एक्सप्लेनेशन को वजाहत या उसकी एक्सप्लेनेशन करें। और वो थ्योरी ज़्यादातर
मुख्तलिफ इवेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में वजाहत करती है। और थेरी को थेरी जो है उसके अंदर कुछ इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं, यानी सिर्फ बात दो वेरिएबल्स तक नहीं रहती, दो कॉन्सेप्ट्स तक नहीं रहती, बल्कि उन दो कॉन्सेप्ट्स को आपस में कौन सा वेरिएबल लिंक करते हैं, थेरी इस बारे में भी वजाहत करती है। सक्सेसफुल थेरी वो होती है जो कि जिसके ऊपर डाटा लेने के बाद उस थेरी को सपोर्ट हासिल हो, यानी कि थेरी के बाद जब उस थेरी को टेस्ट किया जाए मुख्तलिफ रिसर्च मेथड्स के ज़रिए, तो जो नताइज निकले वो थेरी के बताए हुए वजाहत की सपोर्ट कर रहे हैं। Researchers evaluate theories by judging the theory's internal consistency, observing whether hypothesis outcomes occur when the theory is testing, and noting whether the theory make precise prediction based on parsimonious explanations. रिसर्चर्स थ्योरी की इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, यानी उस थ्योरी को सिर्फ एक मरतबा नहीं बल्कि बार बार मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए टेस्ट करते हैं और डाटा लेने के बाद, और ये देखते हैं कि आया जो नतीजा बार बार निकलता है वो वही नतीजा निकलता है जिसको थ्योरी ने प्रिडिक्ट किया था। अगर वो नतीजा वही निकलता है तो वो जो थ्योरी होती है वो एविडेंस बेस्ड थ्योरी होती है, उसके उसको एविडेंस कम्प्लीमेंट करता है। ये मजीद थ्योरी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें थ्योरी की डेफिनेशन कि थ्योरी जिसके ऊपर बात हो चुकी है, गुफ्तगू हो चुकी है, कि ऑर्गेनाइज सेट ऑफ प्रोपोजिशंस हैं, वजाहत है किसी चीज़ के बारे में, दो चीज़ों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, और वो चीज़ें कैसे होती हैं इसके बारे में। थ्योरी स्कोप में मुख्तलिफ होती हैं, कुछ किसी बहुत नैरो सी चीज़ के ऊपर फोकस करती है जैसे फ्लैश बल्ब मेमोरी है, और कुछ बहुत ब्रॉड चीज़ों के ऊपर फोकस करती हैं जैसे मोहब्बत का तस्वुर है जो कि एक बहुत ब्रॉड चीज़ है। तो अब डिपेंड करता है कि हर थ्योरी एक जैसा स्कोप नहीं रखती। जिस तरीके से मैंने पहले बात की कि एक थ्योरी है जो कि कॉग्निटिव, क्योंकि मैं मिसाल देता हूँ सारों को पता होगा, जो सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी में अहमियत की हामिल रखती है। लेकिन एक बहुत मशहूर थ्योरी है जो कि सोशो कॉग्निटिव थ्योरी कहलाती है, जिसे एल्बर्ट बंडूरा ने दिया, जो कि तमाम सोशल साइंसेस के मौज़ूआत में अहमियत की हामिल है। तो एक थ्योरी नैरो है, दूसरी थ्योरी ज़्यादा ब्रॉड है। Functions. A theory organizes empirical knowledge from previous studies and guides future research by suggesting testable hypothesis. इसका फंक्शन क्या होता है कि वो पिछले empirical knowledge को ऑर्गेनाइज करती है, उसको तरतीब देती है और उसको वैलिडिटी देती है, और इसके साथ साथ वो अगले आने वाली रिसर्च को भी गाइड करती है। और हाइपोथेसिस बुनियादी तौर पे थ्योरी से ही लिया हुआ एक स्टेटमेंट होता है। इंटरवीनिंग वेरिएबल वो होते हैं जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को कायम करते हैं, और थ्योरी इंटरवीनिंग वेरिएबल्स के बारे में भी वजाहत करती है। अच्छी थ्योरीज वो होती हैं जो सेंस बनाती हैं, लॉजिकल होती हैं, जो अक्ली दलाइल के ऊपर बेस करती हैं, जो प्रिसाइज होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से बताती हैं कि ये कोई चीज़ जब वाक़ई होगी तो उसके पीछे क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और पार्सिमोनियस सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हैं बजाय इसके कि उसको ज़्यादा कम्प्लेक्स तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। आज का लेक्चर इधर ख़त्म होता है।
اور نیکسٹ لیکچر پہ بات کی جائے گی آبزرویشنل میتھڈس ان سائیکالوجی کے اوپر. جزاک اللہ.